ले जी, अब हमारे पास जो आप लोगों को याद होगा, अगर आपने थोड़ा सा उसको रिवाइज किया हो, मैंने आप लोगों से कहा भी था। तो बेसिकली हम ये पढ़ रहे थे कि जो आरएनएज हैं और उसके अलावा जो प्रोटीन्स हैं उनका क्या रोल है। ये जो हमारी जो जीन रेगुलेशन है, जेनेटिक रेगुलेशन है, उसमें ये सारा कुछ हमने काफी डिटेल में देखा था। और हमने ये भी देखा था कि बहुत से आरएनए ऐसे होते हैं कि जो राइबोजाइम का इस कदर डीप फंक्शन कर रहे होते हैं कि उसका जो है वो हम अंदाजा भी नहीं कर सकते कि कितने एंजाइम हमारे सेल में ऐसे हैं कि जो एक्चुअली प्रोटीन एंजाइम नहीं है, बल्कि वो आरएनए से बने हुए राइबोजाइम्स हैं। ये हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में बहुत अच्छी डिटेल में देख लिया। और वो लेक्चर्स ऐसे थे कि जिनमें हम जो है वो बहुत स्मूथली मूव हुए, और हमने कहा कि कौन कौन सी चीज जो है बड़ी इजी होकर हमने पढ़ी। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी जिनके हवाले से मैं नहीं समझता कि आप में से किसी को पता नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि हम एक अच्छी स्पीड पर आगे मूव कर सकेंगे, सिवाय एक छोटे से टॉपिक के। यहाँ पर ज्यादातर ताल्लुक जो हमारा टॉपिक आ रहा है उसका ताल्लुक है एक्चुअली डेवलपमेंटल बायोलॉजी से। ठीक है। अब आप लोग जो है वो, आप लोगों के जहनों में ये आ सकता है कि अगर हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो फिर उसका जीन रेगुलेशन से क्या ताल्लुक है। देखिए बेटा, दो तरह के सवालात आते हैं। दो तरह के सवालात आपके जहन में आ सकते हैं। नंबर वन, इफ ऑल सेल्स arise from mitosis, if all cells arise from mitosis, why do cells have different fates? Why do cells, इसको आप कह लीजिए, why do cells create different organs? अगर तमाम सेल्स, और ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये जो तमाम सेल्स हैं ये माइटोसिस से बनते हैं। और किसकी माइटोसिस से बनते हैं? बेसिकली जाइगोट, जो कि कौन किस किस्म का एक जो है वो बॉडी है, यूनिसेलुलर बॉडी है। और उससे हम कहते हैं कि उससे तमाम सेल एक ही प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं। और कितने सेल्स बन जाते हैं? 100 ट्रिलियन सेल्स बन जाते हैं। और ये जो 100 ट्रिलियन सेल्स हैं, ये अपने आप में अपनी अपनी अलग इनकी एक आइडेंटिटी होती है। इनकी इनका अलग अलग टिश्यू होता है। ठीक है। ये अलग अलग टिश्यू में जाते हैं और हर अलग अलग तरह से जो है वो ये परफॉर्म करते हैं। तो ऐसा कैसे मुमकिन है? ठीक है, एक सवाल ये पैदा होता है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में ये बहुत क्लियर कट बात है कि हमें ये बात बहुत हैरान करती है। और ये मेरे एक दो एफएससी के स्टूडेंट्स भी थे, उनसे जब मेरी गुफ्तगू हुई तो वो भी यही कहते थे कि सर ये समझ में नहीं आती बात कि सेल एक है, जाइगोट एक बना है, एक स्पर्म आया, एक एग आया, इनके कॉम्बिनेशन से जाइगोट बना, उस जाइगोट में डेवलपमेंट हुई, मजीद सेल्स बने। लेकिन इस एक सेल से इतनी बड़ी बॉडी खड़ी कर दी गई, और उसके अंदर इतने ज्यादा टिश्यूज बनाए गए, और हर टिश्यू का अपना अलग स्पेसिफिक फंक्शन है, और हर टिश्यू से अलग प्रोटीन बनती है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऑब्वियसली इसके पीछे जो आंसर है ना बेटा, इसके पीछे जो आंसर है वो, इसके पीछे क्या है, वो जीन रेगुलेशन है। यानी जो जीन्स के अंदर रेगुलेशन हो रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नंबर टू, यहाँ पर अब जो है वो दूसरा जो इतराज या दूसरी जो बात हमें समझ ना आने वाली है वो ये है कि इसको आप कहेंगे डिफरेंशियल डिफरेंशियल फंक्शंस या डिफरेंट फंक्शंस ऑफ सेल्स। सेल्स अपने आप को डिफरेंट फंक्शन करने में कैसे ढाल लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आप यूं कहते हैं कि आप लोगों ने एक स्टेटमेंट पढ़ी हुई है जो कि फिजियोलॉजी की बुनियाद है, फिजियोलॉजी की बेसिक है। और वो क्या है? वो ये है कि स्ट्रक्चर सपोर्ट्स द फंक्शन, यानी कि फंक्शन कभी भी स्ट्रक्चर के बगैर नहीं हो सकता। और ये आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ के भी और पढ़ाते भी होंगे कि फंक्शन इज फॉलोड बाय द स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एवरी सेल हैज टू शेप द सेल हैज टू चेंज द शेप फॉर सेल हैज टू चेंज द शेप टू परफॉर्म द फंक्शन। ठीक है। अब ये शेप चेंजिंग कौन करवाता है? ये तमाम जो शेप चेंजिंग है ये किसके जरिए होती है? और ये सारा कुछ जो है ये कैसे कैरी आउट हो रहा है जाइगोट से लेकर आगे सेल्स तक, ये जो है वो अब हमने इस टॉपिक में पढ़ना है कि इतनी डिफरेंशियल रेगुलेशन क्या हो रही है कि तमाम जो सेल्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, टिश्यूज के अंदर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं।
अच्छा, यहाँ पर अब जो है वो, अब इसका आंसर कहाँ पर आता है? इसके आंसर दो तरह के हैं। पहले मैं एक कंप्लीट डिस्कशन करूंगा, जिस तरह हमारा पुराना स्टाइल है, उसके बाद उसको मैं लेकर जाऊंगा बुक की तरफ। आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे तरीके से याद है कि जब हम फ्रॉग की डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो फ्रॉग जो है वो एक एम्फीबियन है, और ये एक ऐसा एम्फीबियन है कि जिसमें सबसे पहले ऑब्वियसली जाइगोट एक बॉल ऑफ सेल बनता है, और उस बॉल ऑफ सेल बन जाने के बाद जो है वो एक स्ट्रक्चर में चेंज होता है, और ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? इस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं टेडपोल। इस स्ट्रक्चर को आप टेडपोल कहते हैं। फ्रॉग का टेडपोल जो है टेडपोल, या इसको दूसरे अल्फाज में आप क्या कहते हैं? इसको आप दूसरे अल्फाज में कहते हैं लार्वा। ठीक है। ये जो फ्रॉग का लार्वा है, ये इन सेल्स से बना है। अब ये दोनों टोटल डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये जो फ्रॉग का जो लार्वा है, ये इस एम्ब्रियो से बना है। तो व्हाट हैपेंड हियर, यहाँ ऐसा क्या हुआ कि ये बॉल ऑफ सेल्स एक पूरी शेप में कन्वर्ट हो गया। ये बॉल ऑफ सेल्स एक ऐसी कंप्लीट शेप में कन्वर्ट हो गया जिसने फंक्शंस को परफॉर्म करना शुरू कर दिया। ऐसा यहाँ पर क्या चेंज आया? तो अब यहाँ पर हम जो है वो देखना शुरू करते हैं। बेटा, दो तरह से किसी भी एम्ब्रियो में चेंजेस आ सकते हैं। आप यूं कह लीजिए कि द सेल्स अंडरगो changes the cells undergo changes with two types of signals। दो तरह के सिग्नल्स होते हैं जिनके जरिए सेल्स जो हैं वो खास किस्म के जो उसमें जाते हैं, चेंजेस में जाते हैं। पहला जो होता है उसको आप कहते हैं साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स। आप लोगों में को यकीनन याद होगा कि साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, जरा बताइएगा। तो ये जो साइटोप्लाज्म के इनके ना साइटोप्लाज्म भी इक्वली डिवाइड नहीं होता। इनके साइटोप्लाज्म की कंपोनेंट माइटोसिस भी होती है ना, वो भी वो करती है, इनके डिफरेंट ऑर्गन्स बनाने में रोल प्ले करती है। बेसिकली अब यहाँ पर इसको जो है वो क्लियर कट तरीके से समझते हैं। आइए नवाज, मैंने तो सुना था आप नहीं आएंगे। हाँ सर, नेटवर्क का थोड़ा इशू हो रहा था, लेकिन अब सही है। अच्छा अच्छा, सही है। चलें, ठीक है। अब अच्छे मौके पे आ गए, क्योंकि अब यहाँ से हमारी गुफ्तगू शुरू हो रही थी। मैं पहले बैकग्राउंड बना रहा था। अब यहाँ पर देखिए साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। आप फॉर एग्जांपल आप कह लीजिए कि ये आपके पास एक अदद एम्ब्रियो है, और ये उस एम्ब्रियो का, ये उस जाइगोट का, सॉरी ये जाइगोट है, और ये जाइगोट का न्यूक्लियस है। ठीक है। इस जाइगोट के बारे में एक बात और भी ज़हन में रख लीजिए कि ये बात जो मैं अब आपको बताने लगा हूँ, दिस इज नॉट इवन प्रेजेंट इन जाइगोट। दिस इज प्रेजेंट, दिस कंडीशन विच आई नेम्ड एज साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स। जो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स हैं वो एक्चुअली जाइगोट में भी मौजूद नहीं होते, बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि वो एक अनफर्टिलाइज्ड एग में मौजूद होते हैं। ये जो आपका अनफर्टिलाइज्ड एग है, जिसको आप हेप्लॉइड कहते हैं, ये हेप्लॉइड एग जो है, इसका साइटोप्लाज्म होमोजीनियस नहीं होता। होमोजीनियस से मुराद ये है कि इसके अंदर हर जगह डेंसिटी सेम नहीं होती, बल्कि इसके डिफरेंट रीजन्स बन रहे होते हैं। इसके डिफरेंट रीजन्स बन रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये अगर एक जो है वो ये साइटोप्लाज्म है, तो इसका एक रीजन होगा जिसको आप येलो साइटोप्लाज्म कह सकते हैं। एक रीजन होगा जिसको आप जो है वो ग्रे, एक रीजन होता है जिसको ग्रे साइटोप्लाज्म का नाम दिया जाता है। एक रीजन होता है जिसको ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्म का नाम दिया जाता है। अब ये जो रीजन्स होते हैं, ये तमाम अनफर्टिलाइज्ड एग में भी मौजूद होते हैं, और ये रीजन्स बेसिकली जाइगोट में भी मौजूद होते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म में ये अनफर्टिलाइज्ड एग में मौजूद होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन अपीयर होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो साइटोप्लाज्मिक रीजन्स हैं जो मैंने अभी ड्रॉ किए हैं, ये साइटोप्लाज्मिक रीजन्स क्यों बने हैं? बेटा, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक केमिकल्स मौजूद हैं। दो तरह के जो है वो केमिकल्स मौजूद हैं। एक को आप कहते हैं प्रोटीन सिग्नल्स। ये प्रोटीन सिग्नल्स जो हैं, ये ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो कि किसी भी सेल को ये गाइड कर सकते हैं कि what type of development that cell is supposed to do, what type of differentiation। अभी differentiation का भी आपको मैं बताता हूँ। उसके अलावा
यहाँ पर प्रोटीन सिग्नल्स के अलावा क्या मौजूद होते हैं? यहाँ पर प्रोटीन सिग्नल्स के अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेंजर आरएनए मौजूद होते हैं। आप लोगों को याद होगा अभी पिछले दिनों हमने जब रेगुलेशन पढ़ी थी जीन्स की, तो हमने कहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जो जो माइक्रो आरएनए है या mRNA है या siRNA है, जिनको हम जो है वो साइलेंसिंग आरएनए कहते थे, एक तो उसमें हम जीन्स को ऑफ करते हैं, लेकिन उसके फौरन बाद हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब सेल्स के तमाम आरएनए को हमने एकदम से ट्रांसलेशन की तरफ लेकर जाना होता है, तो उसके लिए हम आमतौर पर एक ही स्विच ऑन करते हैं, एक ही सिग्नल देते हैं और वो सारे mRNA एकदम से क्या होना शुरू कर देते हैं, ट्रांसलेट करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल यही यहाँ पर है कि प्रोटीन सिग्नल्स मौजूद हैं, मैसेंजर आरएनए मौजूद है और उसके साथ इन रीजन्स में क्या मौजूद हैं, राइबोजाइम्स मौजूद हैं। ये वो साइटोप्लाज्म, ये वो एरियाज हैं जिनको आप बेसिकली क्या नाम देते हैं, जिनको आप देते हैं नाम साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स का। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी जाइगोट या एम्ब्रियो में जब आपने डेवलपमेंट करवानी होती है, तो वो जो डेवलपमेंट है उसके लिए उस जाइगोट के अंदर आपको प्री सिग्नल्स रखने पड़ते हैं। देखिए याद रखिए, कभी भी जाइगोट के अपने अंदर कोई इख्तियार नहीं होता। जाइगोट डज नॉट हैव एनी कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पर अगर आप जाइगोट में से सारे के सारे सिग्नल्स निकाल देते हैं तो वो जाइगोट डेवलप नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास डिटर्मिनेंट्स मौजूद हैं, ये जो आपके पास डिफरेंट किस्म के केमिकल्स मौजूद हैं, ये एक्चुअली क्या है, ये मेटर्नल डिटर्मिनेंट्स हैं। ये मेटर्नल हैं। मेटर्नल का मतलब ये है कि जिस टाइम पर एग बन रहा था ये उस टाइम पर रखे गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इवन फर्टिलाइजेशन से पहले, क्योंकि आपको पता है कि एग जो है वो ओवरी में बन रहा है और ओवरी जो है उसका अभी उसमें से जब एग निकलता है तो उसको तो अभी पता ही नहीं होता कि भाई स्पर्म ने आना है या नहीं आना, उसने आकर फर्टिलाइज करना है या नहीं करना, उसको तो ये अंदाजा ही नहीं होता। उसको तो सिर्फ इतना पता होता है कि भाई वो आएगा। अगर उसके आने वाली जो सिचुएशन है उसके लिए पहले से रेडी रखने वाली जो पहले से रेडी रहा जाता है, उस सूरत में जिस टाइम पर अभी एग बन रहा होता है तो उसमें पहले से ही ये केमिकल सेट कर दिए जाते हैं, रख दिए जाते हैं और इनके रख दिए जाने की वजह से अब ये पूरा साइटोप्लाज्म रेडी हो जाता है। अब इसका ये जो रीजन है ये डिफरेंट ऑर्गन्स बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये रीजन जो है ये बन जाएगा एक्टोडर्म। बेटा तीन जो है वो जर्मिनल लेयर्स होती है ना, तीन इनको आप एम्ब्रियोनिक लेयर्स या आप जो है वो जर्मिनल लेयर्स कहते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये एक्टोडर्म के ऑर्गन्स बनाता है, ये मेसोडर्म के ऑर्गन्स बनाता है और ये एंडोडर्म के ऑर्गन्स बनाता है। तो बेसिकली जाइगोट डिड नॉट नो एनीथिंग, एक्चुअली इट वाज डिटरमिन्ड बाय मदर। यानी आपको डेवलप होने में भी असल में कौन जो है वो इस काबिल बना रहा है, वो मदर इस काबिल बना रही है, क्योंकि जिस टाइम पे एग डेवलप हो रहा है ये तमाम साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स जो हैं ये सिग्नल्स के तौर पे रख दिए गए हैं और इसी से इस बात का फैसला होगा कि किस जगह पर हार्ट बनेगा, किस जगह पर स्किन बनेगी, किस जगह स्केलेटन बनेगा, किस जगह पर ब्रेन बनेगा, नर्वस सिस्टम बनेगा, किस जगह यूरिनरी सिस्टम बनेगा, किस जगह डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा। ये जो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स हैं ये उन स्पेसिफिक एरिया के जीन्स को जो है वो स्टिमुलेट करते हैं। सवाल एक और पैदा होता है कि सेल्स को कैसे पता लगता है कि कौन सा साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट है। बेटा अब इसके लिए अब आपको मैं एक और कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर जाता हूँ। ये मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात जो है वो छोटे लेवल पे आकर करूंगा, गौर कीजिएगा। जब आपके पास एक अदद जाइगोट होता है तो आपको पता है कि जो जाइगोट है वो सबसे पहले 8 क्लेवेजेस जो है उनमें चला जाता है, 8 टाइप ऑफ क्लेवेजेस में। ठीक है, 8 टाइप ऑफ क्लेवेजेस में क्या होता है कि सबसे पहले जो है वो ये क्लेवेज आती है एक। ठीक है, एक क्लेवेज आती है और ये क्लेवेज जो है आप लोगों को हाँ, पता नहीं याद है कि नहीं याद, आप लोगों ने अपनी क्लासेस में लाजमी पढ़ा होगा। क्लेवेज दो तरह की होती है। एक वो क्लेवेज होती है जो कि जाइगोट प्लस योक, इसको लेकर जो है वो आगे मूव करती है, जाइगोट प्लस योक। यानी इस क्लेवेज में जाइगोट भी इन्वॉल्व होता है और योक में भी क्लेवेज आती है। और दूसरी क्लेवेज होती है जिसमें सिर्फ किन में क्लेवेज आती है, जाइगोट में। तो जब ऐसी क्लेवेज जो जाइगोट और योक दोनों के अंदर होती है उसको आप कहते हैं होलोब्लास्टिक। ठीक है, होलोब्लास्टिक क्लेवेज। और दूसरी होती है जिसको आप गालबन कहते हैं मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, यानी वो क्लीवेज जो कि
सिर्फ और सिर्फ जाइगोट में आती है। तो ये खास तौर पर एफएससी की बुक में, पंजाब टेक्स्ट की बुक में तो मौजूद नहीं है, बट इट इज प्रेजेंट इन द बायोलॉजी बुक ऑफ थिन बोर्ड। अगर आप लोगों ने, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये मैंने स्पेशली जब उस बुक से देखा तो वहाँ बहुत अच्छा लिखा हुआ है एज कम्पेयर टू पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। वहां से अगर आप लोगों ने इजी डेफिनेशंस देखनी है डेवलपमेंट की तो आप वहां से देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा कि जब जिस वक्त यहाँ पर ये अब आपका जो है वो जाइगोट है, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि जिस टाइम पर 8 क्लेवेजेस हैं, क्लेवेज का मतलब होता है एक्चुअली किसी भी जाइगोट में क्लेवेज कब आना शुरू होती है, जब वो माइटोसिस के किस उसमें पहुंचता है, जब वो माइटोसिस के साइटोकाइनेसिस पार्ट में पहुंचता है, जब वो माइटोसिस के साइटोकाइनेसिस पार्ट में पहुंचता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइम ये क्लेवेज चल रही है। अभी ये क्लेवेज कंप्लीट नहीं होती कि अगली क्लेवेज शुरू हो जाती है और अगली क्लेवेज उसको काटती हुई आगे निकल जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी 2 सेल कंप्लीट नहीं बने होते, 1 से 2 नहीं बने होते, कि वो 2, यूं कह लीजिए कि 2 अभी पूरा नहीं हुआ कि वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 4 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी अब यहाँ पर जो है वो 4 ब्लास्टोसाइट्स बन गए हैं। और एक बात आपको, और मेरा ख्याल आप में से बहुतों को शायद मैंने बताई हुई है लेकिन याद नहीं होगी, बायोलॉजी में ब्लास्ट का मतलब क्या है बेटा? जी, सेल को कहते हैं, किसको? सेल को। ब्लास्ट का मतलब होता है इमेच्योर, ठीक है। जब भी ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्ट, ये सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है, तो ये जो ब्लास्ट के वर्ड है मायोब्लास्ट, ठीक है। इसी तरीके से आप कहते हैं कि नेफ्रोब्लास्ट, कई कई तरह के सेल्स के नेम्स होते हैं। तो ये असल में इमेच्योर सेल होते हैं। और इनको आप सेल्स क्यों नहीं कहते, ये भी एक आपको मैं बात बताता हूँ कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो है उसमें अब जैसे जैसे वर्ड्स आ रहे हैं मैं आपको साथ साथ समझा रहा हूँ, आगे भी हम इनको हो सकता है रिपीट करें। इनको हम सेल्स क्यों नहीं कहते, ब्लास्ट क्यों कहते हैं? हम इनको सेल्स इसलिए नहीं कहते बेटा क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो में बड़ा डिफरेंस होता है। न्यूक्लियस बड़ा होता है, साइटोप्लाज्म छोटा होता है, ठीक है। इस वजह से आप इनको जो है वो इमेच्योर सेल या ब्लास्ट कहते हैं, सेल्स नहीं कहते। 2 तरह के सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, 2 तरह के सेल्स पॉसिबल हो सकते हैं जिनका न्यूक्लियस छोटा और न्यूक्लियस बड़ा और साइटोप्लाज्म छोटा हो। या तो वो एम्ब्रियोनिक सेल्स होंगे या वो कैंसर सेल्स होंगे। 2 तरह के ही सेल्स होते हैं। और कैंसर सेल्स को आमतौर पर साइटोलॉजी अगर उनकी देखी जाए तो फौरी तौर पर इससे पहचाना जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी साइटोप्लाज्मिक रेशियो नॉर्मल रेशियो से, नॉर्मल सेल्स के साइटोप्लाज्मिक रेशियो से कम है। तो ये भी जो है देखा जाता है। खैर, मैं आता हूँ उस बात की तरफ जो मैं यहाँ से कर रहा था साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स के हवाले से, कि ये जो, अब आप गौर कीजिए कि यहाँ पर अभी आपने ऊपर इस वाले एम्ब्रियो में क्या बनाया, एक येलो रीजन यहाँ पर है, ठीक है। फिर आपने कहा कि एक रीजन यहाँ पर है, फिर आपने कहा एक रीजन यहाँ पर है। अब आप गौर कीजिए इस सेल के अंदर क्लेवेजेस आ रही हैं, एक क्लेवेज ये सीधी आ रही थी, ठीक है। इसके पूरा होने से पहले एक क्लेवेज ऐसे आ गई, फिर एक क्लेवेज ऐसे आती है, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्लीवेज गालबन जो है वो ऐसे आती है। 16 सेल स्टेज तक ये जो क्लीवेजेस हैं ये हमारे सामने अपीयर्ड होती हैं। लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए कि द सेल्स दैट डेवलप in the area of a particular cytoplasmic determinant will be developing into the relevant organs, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो येलो साइटोप्लाज्म है, फॉर एग्जाम्पल इसने आपके बनाने हैं मसल्स, फॉर एग्जाम्पल आपने कह दिया कि इसने आपके मसल्स बनाने हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो इस येलो साइटोप्लाज्म के एरिया में सेल्स बनेंगे, असल में इनके अंदर क्या होंगे? इनके अंदर होंगे डिटर्मिनेंट्स रिलेटेड टू, गौर से सुनिएगा बात बेटे, डिटर्मिनेंट्स रिलेटेड टू मसल्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स रिलेटेड टू मसल्स, इसका मतलब ये है कि ये जो आपके साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स हैं ये असल में किस में डिवाइड हो जाते हैं? ये असल में जैसे जैसे सेल्स की तादाद बढ़ती है ये सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। येलो पोर्शन में जितने सेल्स बनेंगे पूरा येलो पोर्शन उनमें डिवाइड होता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक दायरा है उसके अंदर जितनी, एक बाल्टी, आप जो कह लीजिए एक बाल्टी है आपके पास, आप उसके अंदर जितनी बॉल्स फेंकेंगे
वो बॉल्स जो है वो उसी शेप के अंदर अपने आप को ढालेंगी जिस शेप में वो बाल्टी होगी या वो बर्तन होगा। बिल्कुल ऐसे ही ये जो आपके पास सेल्स हैं, जितने सेल्स उस रीजन में माइटोसिस करेंगे, जिस रीजन में येलो साइटोप्लाज्म है, उन सब के साइटोप्लाज्म में वही डिटर्मिनेंट्स जाएंगे जो येलो साइटोप्लाज्म में थे। डेफिनेट मतलब क्या हुआ कि वो सारे वो रीजन बनाएंगे जो येलो साइटोप्लाज्म से रिलेटेड है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही ये जो आपके यहाँ के जितने सेल्स होंगे उनके अंदर वही डिटर्मिनेंट जाएंगे और यहाँ के जितने सेल्स होंगे उनके अंदर वही डिटर्मिनेंट जाएंगे। यानी सबसे पहले तो आपके सेल्स को ये कौन बताएगा कि तुमने किस में कन्वर्ट होना है? साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स बताएंगे कि तुमने जो है वो किस तरह से डेवलपमेंट करनी है। अच्छा, उसके बाद बेटा यहाँ तक अगर आपको कुछ सवाल है तो बताइए। सर, जी तो बेटा। हम कैंसर को भी इमेच्योर सेल बोलेंगे फिर? किसको? कैंसरस सेल को? जी, कैंसर सेल ज्यादातर इमेच्योर होते हैं। ठीक है। जी बेटा। अच्छा, चलें आगे चलते हैं, किसी को कोई सवाल हुआ तो बता दीजिएगा। अच्छा, यहाँ से आगे अब आप देखिए कि दूसरी चीज जो हमने अभी, दूसरा सवाल जो हमने अभी क्रिएट किया था उसकी तरफ भी आ जाते हैं। सवाल नंबर 2 हमने ये क्रिएट किया था कि सेल अपने आप में अपने स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एक ये सेल है, ठीक है, जब ये जो है वो टोटीपोटेंट होता है। हाँ भाई, टोटीपोटेंट क्या होता सर एबिलिटी टू डिवाइड। है? एबिलिटी सर टू जो डिवाइड। डिवाइड, सर एक ज़ायगोट सेल को हम टोटीपोटेंट सेल बोलेंगे क्यों? क्योंकि इससे पूरा है, क्योंकि उसके अंदर सब प्रेजेंट है, वो जो भी न्यूट्रिएंट पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए होते हैं, जीन्स वगैरह वो सब उसमें प्रेजेंट। मोर पर्टिकुलरली कोई और जी सुमेरा। जैसे प्लांट सेल्स होते हैं, अब वो जाइगोट तो नहीं, उसमें तो हर सेल ही वो तकरीबन टोटीपोटेंट होता है ना, या मेरिस्टेमेटिक सेल जैसे होती हैं। पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है मैंने बताई हुई है। ग्रो एंड रीग्रो। इसी टाइप का सेल बना सकते हैं। बेटे सॉरी, जोहा आवाज कर दी। तो मैंने कहा जो एक सेल जो किसी टाइप का भी आके मतलब ऑर्गन जो कुछ बना सकते हैं। शाबाश। पूरी बॉडी बना सकते हैं। कोई भी ऐसा स्टेम सेल जो किसी भी तरह के ऑर्गन में कन्वर्ट होने की सलाहियत रखता हो उसको टोटीपोटेंट कहते हैं। डेफिनेटली उसमें तमाम न्यूट्रिएंट सब कुछ मौजूद होगा, लेकिन ये वो सेल होंगे कि जिनके अंदर सिर्फ इन सेल्स के, पर्टिकुलर सेल्स के अंदर ये एबिलिटी होगी कि ये कन्वर्ट हो सकेंगे किसमें, किसी भी ऑर्गन में। अगर आप इन टोटीपोटेंट सेल्स को किसी हार्ट में रख देंगे तो ये डेवलप हो जाएंगे। और इस तरह से बहुत से जो ममालिक में ऐसे हो रहा है कि वो ह्यूमन जाइगोट में से क्या करते हैं, वो ह्यूमन जाइगोट में से एक टोटीपोटेंट सेल निकाल लेते हैं। ह्यूमन जाइगोट कब तक टोटीपोटेंट होता है बेटा? ह्यूमन जाइगोट 16 सेल स्टेज तक टोटीपोटेंट होता है। उसके बाद उसके सेल्स क्या हो जाते हैं? प्लूरीपोटेंट हो जाते हैं। खैर, मैं अब आगे चलता हूँ। हम डिस्कशन ये कर रहे थे कि ये एक सेल है, यही सेल जो है ये कन्वर्ट हो जाता है एक अदद न्यूरॉन सेल में, और यही एक सेल है जो कन्वर्ट हो जाता है मसल सेल में। ठीक है, अब इन दोनों की रिक्वायरमेंट है कि इन दोनों की जो शेप है वो यही हो। ना न्यूरॉन इस सूरत में फंक्शन कर सकता है और ना मसल सेल इस सूरत में फंक्शन कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि देयर हैज टू बी अ पर्टिकुलर शेप ऑफ अ सेल। तो ये किससे होता है बेटा? इस चीज का जो इख्तियार होता है वो जेनेटिक रेगुलेशन का होता है। लेकिन मुझे याद आया एक बात और, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स के हवाले से एक बात और डिस्कशन मैंने करनी है। उसके बाद हम जो है वो उसकी तरफ भी जाते हैं कि कोई सेल कैसे पर्टिकुलर उसमें कन्वर्ट हो जाता है। बेटा जब हमने साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स की बात की है तो किसी भी एम्ब्रियो के डिफरेंट जो पोर्शंस होते हैं उनके डिफरेंट ऑर्गन्स में बनने के पीछे क्या साइंस होती है, इसको आप देखिएगा कि एक चीज होती है जिसको आप कहते हैं इंडक्शन। इंडक्शन क्या होती है? इंडक्शन ये होती है कि जब फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक अदद जो है वो चिकन एम्ब्रियो है, इस चिकन एम्ब्रियो का इतना हिस्सा जो है ये योक है। ठीक है, ये योक है, और योक जो है उसके ऊपर, या इस योक को हम मोर प्रॉपरली बना देते हैं, इतना हिस्सा जो है ये है एल्ब्यूमिन। ये एल्ब्यूमिन है, यानी कि ये प्रोटीन का रीजन है। उसके बाद इतना हिस्सा ऊपर जो है वो मौजूद है जिसको आप योक कह रहे हैं, और उसके ऊपर ये छोटा सा एम्ब्रियो मौजूद है। आप जब इस एम्ब्रियो को देखते हैं तो आपको पता लगता है कि ये जो एम्ब्रियो है
ये तीन जो है वो लेयर्स में कन्वर्ट हो गया है। इन 3 लेयर्स को, ये योग है, ठीक है। इन 3 लेयर्स को आप क्या कहते हैं? आप सबसे बाहर वाली लेयर जो है उसको आप नाम देते हैं एक्टोडर्म, ठीक है। सबसे बाहर जो लेयर होती है एम्ब्रियो की, उसके बाद उससे नीचे जो लेयर होती है उसको आप नाम देते हैं मीजोडर्म, और उससे नीचे एक लेयर अपीयर होती है इस तरह से दरमियान में। ये मैं चिकन एम्ब्रियो की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन एम्ब्रियो की बात नहीं कर रहा। इसको आप कहते हैं एंडोडर्म। सिर्फ मेरे कहने का मकसद ये है कि बेटा सबसे पहले बनती है एक्टो। एक्टो एक्टो एक अदद जो है वो सिग्नल जो है वो ट्रांसफर करती है किसकी तरफ? कुछ सेल्स की तरफ, जो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? मीजो में। और मीजो जो है वो एक स्पेशल किस्म का सिग्नल ट्रांसफर करती है जो कि किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? एंडो में। अब गौर कीजिएगा, अब ये एंडो जब तक नहीं बन जाती तब तक एक्टो अपनी पुरानी हालत में रहती है, और एंडो के बनते ही फौरी तौर पर यहाँ से सिग्नलिंग जाती है कि नाउ प्रोसीड, अब आगे चलो। अब आगे चलो यानी एक दफा जब एक खास जो है वो सेल्स की लेयर बन जाती है तो वो दूसरे सेल्स को इंड्यूस करते हैं कि वो जल्द अज जल्द अपने रेलेवेंट ऑर्गन्स में तब्दील हो जाएं। तो आप यूं कह लीजिए कि सबसे पहले इन 3 लेयर्स का बनना किसकी वजह से था? इन 3 लेयर्स का बनना था साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स की वजह से, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स में कन्वर्ट होना वो किस वजह से है बेटा? वो है इंडक्शन की वजह से। यानी ये वो पर्टिकुलर सिग्नल्स हैं जो एक्टो से मीजो, मीजो से एंडो और एंडो से फिर एक्टो में आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो 2 फिनोमिना हैं जिनकी वजह से पूरा एम्ब्रियो ऑर्गन वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पूरे एम्ब्रियो को ऑर्गन वाइज डिवाइड कर दिया जाता है, पूरा एम्ब्रियो ऑर्गन्स में कन्वर्ट हो जाता है और हर ऑर्गन अपने रेलेवेंट पोर्शन में डेवलप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये वो 2 फिनोमिना है, ठीक है। तो यहां तक जो बात हमें समझ आई वो जीन रेगुलेशन का कारनामा नहीं है, बल्कि वो कारनामा बेसिकली किसका है? वो कारनामा मदर से मिले हुए उन केमिकल्स का है जो कि साइटोप्लाज्म में डिवाइडेड हैं, ठीक है जी। कोई सवाल? अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं। अब आप गौर कीजिए कि अगला सवाल जो हमने बनाया था, अब उसी पर आते हैं कि एक सेल जो है वो किसी पर्टिकुलर शेप में कब कन्वर्ट होता है और कैसे कन्वर्ट हो जाता है। बेटा एक बात याद रखिए कि यहाँ पर मैं बताऊंगा कि शेप शेप चेंज ऑफ अ सेल, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों को एक बड़ी जनरल सी बात बताता हूँ कि अगर एक एक ये स्टेम सेल है और इस स्टेम सेल ने ये स्टेम सेल एक स्टेज पर पहुंचता है जिसके बाद इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। इस स्टेज को आप कहते हैं डिटर्मिनेशन स्टेज या डिटर्मिन्ड स्टेज। डिटर्मिन्ड स्टेज ये होता है कि नाउ दिस सेल हैज डिटर्मिन्ड टू कन्वर्ट इनटू अ स्पेसिफिक टाइप, कन्वर्ट इनटू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल। यानी ये वो स्टेज है जिसमें अब सेल को जो है सेल कमिट हो गया है, सेल कमिटमेंट हो चुकी है और सेल अपने आप को जो है वो इस तरह कन्वर्ट कर चुका है कि अब जो है वो सेल को आप ये नहीं कह सकते कि अब आप इस सेल को वापस रिवर्स करके तो आप ऐसे स्टेज पर ले जाएंगे जो कि टोटीपोटेंट होगी या इवन प्लूरीपोटेंट भी होगी। जब एक दफा सेल डिटर्मिन हो जाता है, जब एक दफा सेल जो है वो डिसाइड कर लेता है कि अब उसने क्या करना है, नाउ देयर इज नो कमिंग बैक। अब वो टोटीपोटेंट भी नहीं रहा, अब वो जो है वो प्लूरीपोटेंट बन गया, प्लूरीपोटेंट भी नहीं रहा, ठीक है। अब ये स्पेसिफिक कन्वर्ट इनटू अ स्पेसिफिक सेल, उसके बाद इसके अंदर जो है वो मजीद क्या होती है? उसके बाद इसकी शेप चेंज का टाइम आता है। उसके बाद इसकी शेप चेंज का टाइम आता है। तो सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि कोई भी सेल जो है वो किस टाइम पर डिटरमिन होता है। बेटा जितनी देर में एक सेल अपने आप को किसी भी ब्लास्ट से कोई भी सेल जब अपने आप को कमिटमेंट तक लेकर आता है तो ये पूरा टाइम फ्रेम क्या कहलाता है? ये पूरा टाइम फ्रेम कहलाता है डिफरेंशिएशन। इसके अंदर जो सेल्स में जो चेंजेस आ रहे होते हैं, जो सेल्स को कन्वर्ट करने में, सेल्स को कमिट करने में, सेल को डिटरमिन करने में जो चेंजेस यूज होते हैं, जो भी केमिकल्स वगैरह जो है यहाँ परफॉर्म कर रहे होते हैं, उस सारे फिनोमिना को जो है वो आप कहते हैं डिफरेंशिएशन का नाम देते हैं। अब यहाँ पर जो है वो डिफरेंशिएशन ये वो फिनोमिना है कि जिसके बारे में
आपको यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि डिफरेंशिएशन होती कैसे है। सबसे पहली बात तो ये है बेटा, ये जो डिफरेंशिएशन है दिस इज एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ जेनेटिक रेगुलेशन। ये जेनेटिक रेगुलेशन का नतीजा है, वही जेनेटिक रेगुलेशन जो आप इस चैप्टर के शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, यानी कौन सा जीन ऑन करना है और कौन सा पर्टिकुलर जीन ऑफ करना है, ये वही जेनेटिक रेगुलेशन है। ठीक है, यहां से आगे अब हम थोड़ा सा बुक का जायजा लेते हैं। ये एग था, ये फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, और ये लार्वा है फ्रॉग का। ये उन्होंने बताया हुआ है कि ये डिटर्मिनेंट्स हैं और जब ये डिवाइड होता है तो डिटर्मिनेंट्स भी डिवाइड हो जाते हैं। इसमें आपको इस डायग्राम में साफ पता लग रहा है कि दो तरह के डिटर्मिनेंट्स हैं, एक सर्कुलर शेप में है, यानी एक जो है वो ऑरेंज से कलर में है और दूसरा जो है वो ग्रीन कलर में है। तो आपको दोनों की डिवीजन नजर आ रही है, इस डायग्राम में गौर कीजिए। ये देखिए इधर जो है वो एक आध दूसरे वाले डिटर्मिनेंट्स भी रह जाते हैं, लेकिन ज्यादातर डिटर्मिनेंट्स इधर जो है वो सर्कल वाले आ रहे हैं और इधर ट्राइंगल वाले आ रहे हैं। तो इनकी डिवीजन, और उसके बाद देखिए कि ये वो चीजें हैं जिनको आपने इंडक्शन कहा है, यानी एक सेल दूसरे को सिग्नल प्रोटीन्स जो है वो प्रोवाइड करता है और सिग्नल प्रोटीन्स जो है वो दूसरे सेल के कहाँ जाकर अटैच हो जाती हैं, रिसेप्टर पर जाकर यहाँ पर अटैच हो जाती हैं, दिस पोर्शन, और उसके बाद यहाँ आकर जो है वो उसको इंड्यूस करते हैं। तो ये बात जो हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो है वो जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, एक मिनट रुकिएगा, ये सिक्वेंशियल, यहाँ पर वो ये एक कहता है कि ये डिटर्मिनेशन की डेफिनेशन है, उसके बाद डिफरेंशिएशन का बताता है वो। ठीक है, डिफरेंशिएशन उसको वो कहता है कि द फर्स्ट एविडेंस ऑफ डिफरेंशिएशन इज द अपीयरेंस ऑफ मैसेंजर आरएनएज ऑफ दीज प्रोटीन। पहली जो डिफरेंशिएशन की निशानी होती है, सबसे पहली जो डिफरेंशिएशन की निशानी होती है वो ये होती है कि उस एक पर्टिकुलर सेल में बड़े पर्टिकुलर मैसेंजर आरएनएज बनना शुरू हो जाते हैं, बड़े ही स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनएज बनना शुरू हो जाते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास एक सेल है और उसके अंदर आपको ऐसे मैसेंजर आरएनए मिल रहे हैं जिनका ताल्लुक जो है फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ है, क्योंकि आप लोगों ने उस वक्त पढ़ा था दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं, एक एल्ब्यूमिन है और दूसरी क्रिस्टेलिन है। ठीक है, ये दो तरह की प्रोटीन्स है। तो ये आपने एक कहा था लिवर में बनती है और दूसरी आपने चंद दिन पहले जो लेक्चर पढ़ा था उसमें आपने कहा था कि वो लेंस सेल्स में बनती है। अब ये जो एल्ब्यूमिन और क्रिस्टेलिन है, ये असल में उनके क्या है, ये असल में उनके मैसेंजर आरएनएज हैं। तो जिस एक पर्टिकुलर सेल में अगर आपने देखना है कि ये सेल किस में डिटरमिन होने वाला है, किस पर्पज के लिए डिटरमिन होने वाला है, तो आप फौरी तौर पर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे? वो ऐसे कि आपको पता लग सकता है कि इसमें कौन से मैसेंजर आरएनए डेवलप हो गए। तो पहला सिग्नल जो है वो ये होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑन द मॉलिक्यूलर डिफरेंट सेट्स ऑफ जीन्स आर सिक्वेंशियली एक्सप्रेस्ड। ये तो वही बात है जीन रेगुलेशन वाली। यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, skeletal muscles in vertebrates are another instructive example. Sorry, नहीं यहाँ नहीं। A number of the steps in gene expression may be regulated during differentiation with transcription among the most common. अब यहाँ पर वो देखिए, गौर कीजिए, आपने सबसे पहले ये मैं इतने ऊपर पेजेस पे नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर आपको बना देता हूँ। आपको पता है कि ये आपका क्रोमेटिन है, ठीक है, ये क्रोमेटिन है। सबसे पहले रेगुलेशन किस लेवल पर होती है? क्रोमेटिन लेवल पे। कि इस क्रोमेटिन लेवल को क्या किया होता है हमने? बिल्कुल फोल्ड किया होता है। तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? आप इस क्रोमेटिन को ओपन करते हैं। क्रोमेटिन को ओपन करने के बाद आप एक स्पेसिफिक डीएनए का सेगमेंट चूज करते हैं कि ये जो जीन है इसको अब हम ट्रांसलेट करेंगे। यानी कि आपने जो है वो डीएनए की शिनाख्त भी कर ली, आपने जीन की शिनाख्त भी कर ली। उसके बाद आप क्या करते हैं? आप उसका ट्रांसक्रिप्ट बनाते हैं। बेसिकली वो यहाँ पर क्या बात करना चाह रहा है कि एम्ब्रियोनिक लेवल के ऊपर जो असल पॉइंट है जहां पर रेगुलेशन होती है वो ये वाला पॉइंट है। यहाँ ये जो है वो असल जगह है जहां से आप रेगुलेशन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, यानी किसी भी जीन की प्रोटीन जो है उसकी फॉर्मेशन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। आप उसमें बड़े ही पर्टिकुलर किस्म के जो जीन्स हैं सिर्फ उन्हीं को ऑन होने देते हैं, बाकियों को ऑन नहीं होने देते। इसके बारे में हमने ये कहा था कि जैसे इसकी बड़ी जबरदस्त मिसाल आपके पास मौजूद है। आप लोगों को पिछले लेक्चर से याद होगा कि दो तीन चीजें हैं जो किसी भी सेल में हो तो उनको जो है वो उस सेल की प्रोटीन बना सकती है। फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि उस सेल में पर्टिकुलर प्रोटीन एक्टिवेटर्स होने जरूरी हैं।
ये बात हुई थी प्रोटीन एक्टिवेटर्स। ये वो प्रोटीन्स हैं, बड़ी मखसूस प्रोटीन्स हैं जो कि एक्टिवेट करने का काम करती हैं, जीन को एक्टिवेट करने का काम करती हैं। दूसरे नंबर पे हमने कहा था कि उसके अंदर क्या होने चाहिए, उसके अंदर कंट्रोल एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, कंट्रोल एलिमेंट्स। और कंट्रोल एलिमेंट्स भी तो दो तरह के होने चाहिए। एक कंट्रोल एलिमेंट्स होते हैं जिनको आप कहते हैं प्रॉक्सिमल, जो कि मेन जीन के करीब करीब होते हैं, और दूसरे कंट्रोल एलिमेंट्स होते हैं जिनको आप कहते हैं डिस्टल, जो कि दूर होते हैं, ठीक है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। अब गौर कीजिए, जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल हैं, इनमें आपको याद होगा कि हमने कहा था कि जो कंट्रोल एलिमेंट्स हैं वो हर जीन में, डिजिटल कंट्रोल एलिमेंट्स का जो ग्रुप है उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप कहते हैं एनहेंसर्स। डिजिटल वालों को एनहेंसर्स कहते हैं। और हमने क्या कहा था कि ये दोनों प्रॉक्सिमल और डिजिटल, ये जो है वो टोटल कंट्रोल एलिमेंट्स होते हैं 12, और इन 12 का कॉम्बिनेशन जो है वो डिफरेंट एनहेंसर्स बनाता है, जो कि कई एनहेंसर्स बनते हैं। और हमने ये कहा था कि हर जीन का एनहेंसर यानी ग्रुप ऑफ कंट्रोल एलिमेंट पहले वाले जीन के एनहेंसर से डिफरेंट होता है। यानी अगर एक एनहेंसर, याद होगा आप लोगों को क्रिस्टेलिन और एल्ब्यूमिन की एग्जांपल पढ़ी थी हमने, और हमने ये कहा था कि क्रिस्टेलिन के एनहेंसर्स और क्रिस्टेलिन और एल्ब्यूमिन, इन दोनों के एनहेंसर्स में सिर्फ एक कंट्रोल एलिमेंट कॉमन है। अगर आप लोगों को नहीं याद तो चले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये जो डायग्राम आपके सामने आने लगी है, दिस वन, वो डायग्राम मेरा ख्याल में यहाँ नहीं लाया। ये जो एनहेंसर्स हैं, इनमें से एक अगर इधर आ जाए, फॉर एग्जांपल इसके 4 एनहेंसर्स हो जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जीन जो है ये असल में इसको चौथा एक्टिवेटर भी चाहिए, यानी चौथी एक्टिवेटर प्रोटीन भी चाहिए, विच डेफिनेटली मीन्स कि अगर ये जो 4 कंट्रोल एलिमेंट्स हैं, इसको 4 एक्टिवेटर्स चाहिए, तो एक ना लगा तो इसका मतलब ये है कि ये जीन कोड नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है कि अगर आपने एक जीन को कोड करना है तो आप 3 या 2 एक्टिवेटर से काम चला लेंगे? हरगिज नहीं, आपको एक्टिवेटर्स जो है वो पूरे करने होंगे। और ऐसी सूरत में अगर आपने किसी जीन को ट्रांसक्रिप्शन से रोकना है तो आप क्या करें, उसका एक एक्टिवेटर ना बनने दें, आप उसके प्रॉक्सिमल कंट्रोल एलिमेंट्स के ऊपर एक्टिवेटर ना लगने दें, आप उस जीन को बेंड ना होने दें, क्योंकि हमने क्या कहा था कि वो जीन बेंड होकर दोनों को जोड़ेगा, ठीक है। जो वो हमने कहा था कि जब उसने अपनी प्रोटीन की फॉर्मेशन में क्विकनेस लानी होगी, क्विकली कोड करना होगा, तो वो क्या करेगा, वो पूरा जीन बेंड होगा, ठीक है, जो अभी इस डायग्राम में भी मेंशन था। तो आप वो प्रोटीन ही ना बनाएं जो उस जीन को बेंड होने दे, इसका मतलब है उसकी स्पीड ही नहीं बनेगी, ठीक है। इसी तरीके से आप उस जीन के प्रोमोटर को एक्टिवेट करने वाली जो प्रोटीन्स है वो ना बनाएं। तो कई रास्ते हैं जिसके जरिए आप उस जीन का क्या बनने से रोक सकते हैं, आप उस जीन का इवन ट्रांसक्रिप्ट बनने से रोक सकते हैं। दिस इज मैसेंजर आरएनए विच इज अ ट्रांसक्रिप्ट। और एक और बात भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगली रेगुलेशन कहां पर आती है, अगली रेगुलेशन आती है जिसको आप कहते हैं ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग। यानी आपने ट्रांसक्रिप्ट तो बना लिया, ट्रांसक्रिप्ट बनाने के बाद आप ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग कर देंगे, यानी उसके अंदर जो इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स हैं उसका फर्क ले आएंगे। तो 2 सेल्स जो हैं वो दोनों एक ही टिश्यू में मौजूद होंगे, दोनों एक ही जीन यूज कर रहे होंगे, लेकिन डिफरेंट प्रोटीन्स बना रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग कर रहे होंगे। एक ही जीन का ट्रांसक्रिप्ट बना के उसकी ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग कर दी जाएगी और उसका जो जीन है वो डिफरेंट कोडिंग शुरू कर देगा। तो इसका मतलब है कि मेजर स्टेप जो है रेगुलेशन का वो असल में हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन है, यानी ये वाला स्टेप है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो आप अभी जो मिसाल पढ़ने लगे हैं जिसके जरिए आपको पता लगेगा कि असल में जो कैसे कंट्रोल होती है वो मसल फॉर्मेशन है। मसल्स में आपको पता है कि मसल्स में 2-3 चीजें बड़ी ही प्रोमिनेंट होती हैं। एक तो आपके पास जो है वो इसको आप कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। एक तो आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एक्टिन और मायोसिन की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट जो है वो मौजूद है किसमें, मसल्स प्रोटीन में, और जाहिर है ये ऑब्वियस सी बात है। दूसरा जो इनको आपको यहाँ पर बहुत वाजे नजर आता है वो ये है कि इसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं। तो कोई ना कोई तो ऐसे फीचर होंगे जिसकी वजह से एक मसल सेल जो है वो अगर एक सर्कुलर फॉर्म में था
तो वो अगर अपनी इस शेप में आ रहा है जिसमें वो एक्टिन और मायोसिन की प्रॉपर जो है वो स्टोरेज कर रहा है, वो सार्कोमियर्स बना रहा है, तो वो किस तरह से इस शेप में इस तरह से डेवलप हो रहा है, वो चीज़ जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे। हम इसके लिए बुक की डायग्राम का सहारा लेंगे, ना कि अपने खुद की डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं during muscle determination by growing myoblasts in culture and analyzing them using molecular techniques। अब ऑब्वियसली उन्होंने जो है वो टेक्निक लड़ाई, रिसर्चर्स ने, और टेक्निक लड़ा के ये देखा कि कौन से वो डिटर्मिनेंट्स हैं जो किसी भी सेल को मायोजेनिक सेल्स बना देते हैं। मायोजेनिक में मायो मीन्स ये मेयो नहीं है, मेयोनीज जिसको आप कहते हैं, ये मायो है, MYO। और मायो का मतलब क्या होता है? मसल ही होता है सर। मसल्स। मायो का मतलब होता है मसल्स। मायोजेनिक या मायोब्लास्ट जो भी कुछ है ये मसल्स से मुतालिक है। तो आप यहाँ पर देखिए कि वो क्या कहते हैं, फिर कहते हैं कि जी जो मसल सेल्स में यूनिक चीज होती है, वो कहता है कि पर्टिकुलर कंडीशंस कमिट देम। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरा गौर कीजिएगा। वो कहते हैं कि मसल सेल्स डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक सेल्स दैट हैव पोटेंशियल टू डेवलप इनटू अ नंबर ऑफ सेल टाइप्स। यानी जो एम्ब्रियो से मसल सेल बनते हैं वो कई तरह के सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल कार्टिलेज सेल और फैट सेल, बट पर्टिकुलर कंडीशंस कमिट देम टू बिकमिंग मसल सेल्स। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा सेल है मायोब्लास्ट, ठीक है, यानी बेसिकली ये जो है ये एक मायोब्लास्ट है, ये वाला सेल, ठीक है, ये मायोब्लास्ट है। और ये मायोब्लास्ट जो है ये मसल से रेलेवेंट कई तरह के सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल मसल से रेलेवेंट फैट सेल्स भी हैं, मसल से रेलेवेंट जो है वो कार्टिलेज सेल्स भी हैं। तो इस एक सेल में ये एबिलिटी होती है कि ये इस तरह के डिफरेंट सेल्स में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन ये मसल सेल में कन्वर्ट होना ही क्यों पसंद करता है, या वो कौन सी चीज है जो इसको फैट सेल नहीं बनाती और इसको कार्टिलेज सेल नहीं बनाती? या आप इस सवाल को उल्टा कर सकते हैं कि वो कौन सी चीज है जो एक मायोब्लास्ट को फैट बना दे, जो एक मायोब्लास्ट को वो बना दे, कार्टिलेज सेल बना दे, ठीक है। वो कौन सी ऐसी चीज है जो मायोब्लास्ट को मसल बना रही है, या वो कभी उसको फैट बना रही है, या कभी उसको कार्टिलेज बना रही है? बेसिकली उसके अंदर वो यूनिक किस्म के डिटर्मिनेंट्स हैं, वो यूनिक किस्म की प्रोटीन्स हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन्स, जो कि असल में उसको कन्वर्ट कर रही हैं। और यही मैंने आपको बताया कि असल में जब एक सेल अपनी इमेच्योरिटी से डिटर्मिनेशन की तरफ जाता है, यानी वो प्रोसेस जिसको आप डिफरेंशिएशन कहते हैं, तो डिफरेंशिएशन में असल में क्या होता है, इस बात को भी समझिएगा। यहाँ पर ये देखिए, सॉरी, ये जो आपके पास मैंने ये पूरा प्रोसेस दिखाया, ये वाला, इसको मैंने नाम दिया डिफरेंशिएशन, यानी एक सेल ब्लास्ट से डिटरमिन होता है। तो यहाँ पर असल में वो चीज है जिसको आप कहते हैं कि यहाँ पर क्या चीजें डिफरेंशिएशन में काम आती हैं। किसी भी सेल की डिफरेंशिएशन में जो चीजें काम आती हैं वो रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं। यानी ये वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि असल में उस सेल के कुछ जीन्स को रेगुलेट करके ऑफ करवा देती हैं, ताकि वो सेल जो है वो ना हो सके, किसी एक पर्टिकुलर सेल में कन्वर्ट ना हो सके। और यही रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो हैं वो उस सेल के ऐसे जीन्स को ऑन करवा देती हैं जो जीन्स कोई खास किस्म का फंक्शन उसको दें। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक प्रोटीन यूज करनी है जिसने एक सेल को मसल सेल बनाना है, तो साथ ही आप ऐसी रेगुलेटरी प्रोटीन्स उसमें ऐड करेंगे जो कि उसको फैट सेल बनने से रोकेगा। तो ये जो डिफरेंशिएशन है, ये जो ब्लास्ट से डिटरमिन्ड होने का फिनोमिना है जिसको आप डिफरेंशिएशन कहते हैं, ये एक्चुअली पूरा फिनोमिना जो है ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स के हाथ में होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि वो क्या कहता है, वो कहता है कि जी हाँ, कुछ जीन्स जो हमें मिलते हैं ना मसल्स में, यहाँ पर वो कहता है कि एम्ब्रियोनिक लेवल muscle cells have specific types of genes. At embryonic level, muscle cells have some master regulatory genes. ये वो master regulatory genes हैं कि जिनके सामने किसी की नहीं चलती, ये वो master regulatory genes हैं, ठीक है। और इनमें से कुछ जीन्स हैं कि जिनको अगर साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स
ये डिलीवर कर देते हैं कि तुमने मसल बनना है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये क्या बन जाए, ये फैट बन जाए। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? इसका मतलब ये है कि असल कंट्रोल किसके पास है? मास्टर रेगुलेटरी जीन्स के पास नहीं है। असल कंट्रोल साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स के पास है। यानी मास्टर रेगुलेटरी जीन को मास्टर रेगुलेटरी जीन भी कौन बनाता है? वो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स बनाते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स जो है वो उसको मास्टर रेगुलेटरी जीन्स बनाते हैं। ये देखिएगा, वो यहाँ साफ लिखता है, वो कहता है ये एक जीन है जिसको मास्टर रेगुलेटरी जीन कहा जाता है, वो है मायोडी। ठीक है, मायोडी, ये मायोडी प्रोटीन है जिसकी वजह से इसको नाम दिया गया मायोडी। ठीक है, वो कहता है some target genes for MyoD encode still other specific एक मिनट, the MyoD gene reserves its regulation as a MyoD is capable of changing some kind of fluid। जी ये लिखा हुआ, ये देखिए, वो कहता है कि activation of muscle specific genes is not solely dependent on MyoD but requires a particular combination of regulatory proteins, some of which are lacking in cells that do not respond to MyoD। अब ये जो है पर्टिकुलर बात, इसको जरा समझिएगा बेटा। मायोडी जो है ना, इसके बारे में अभी यहाँ स्टेटमेंट पता है क्या दी गई है? वो कहता है कि ये मायोडी इतनी पावरफुल प्रोटीन है, इतनी पावरफुल प्रोटीन है कि ये किसी भी फैट सेल को, लिवर सेल को और मसल सेल को, इन तीनों में से किसी का भी अगर इमेच्योर सेल होगा ना, तो मायोडी क्या कर सकता है? वो इन तीनों को किस में कन्वर्ट कर सकता है? मसल में। ये इतनी पावरफुल प्रोटीन है, लेकिन अभी भी पूरा इख्तियार इसके पास नहीं है। अभी भी पूरा इख्तियार इसके पास नहीं है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये जो काम करता है वो अब मैं आपको बताता हूँ। ये जो मायोडी है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये अकेला क्यों नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि आपको याद होगा आपने कहा था कि जो जीन है उसकी वर्किंग में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और वो ये होती है कि एक तो वो जीन टर्न होकर अपने ऊपर आए। ठीक है, एक तो वो जीन टर्न होकर अपने ऊपर आए, जिसमें हमने कहा था कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन का बहुत ज्यादा काम होता है जिसको डीएनए बेंडिंग प्रोटीन कहते हैं। आप उसमें जीन को बेंड कर देते हैं, और बेंड कर देने के बाद आप उसके बाद यहाँ से 3 ग्रुप्स होते हैं कंट्रोल एलिमेंट्स के, जिनको आप क्या नाम देते हैं? जिनको आप एनहेंसर्स कहते हैं कलेक्टिवली। ठीक है, एनहेंसर्स कहते हैं। और इन एनहेंसर्स के ऊपर क्या मौजूद होते हैं? इन एनहेंसर्स के ऊपर जो है वो बड़े ही पर्टिकुलर एक्टिवेटर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, एक्टिवेटर्स मौजूद हैं। ये एक्टिवेटर्स जो हैं, इनके बारे में आपने एक और बात सुनी थी, इन एक्टिवेटर्स को कंबाइन होना होता है कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स के साथ। ये वो रेगुलेटरी प्रोटीन्स है जो अगर इनके साथ जुड़ेंगी तो फिर क्या होगा? तो फिर ही जो है वो ये मायोडी अपना करिश्मा दिखाना शुरू करेगी। अब आप गौर कीजिए, यहाँ है बेटा प्रोमोटर, इस जगह प्रोमोटर है, और इस जगह पर यहाँ प्रोमोटर से थोड़ा आगे क्या मौजूद होता है? जी बेटा, प्रोमोटर से आगे कौन सा सेगमेंट मौजूद होता है? किसी भी जीन में प्रोमोटर से आगे कौन सा सेगमेंट मौजूद होता है? हाय, इत्थे फंसे हो आगे। ऑपरेटर से शाबाश, ऑपरेटर मौजूद होता है। जो प्रोमोटर है उसके आगे मौजूद होता है ऑपरेटर। ठीक है, अब ये ऑपरेटर जो है ये बंद है, ये क्लोज्ड है, ये नहीं जाने देगा। किसको नहीं जाने देगा? यहाँ अगर अटैच हुआ हुआ है मैसेंजर आरएनए, ये मैसेंजर आरएनए को तब तक नहीं जाने देगा जब तक ये जो आपकी रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं ये इस ऑपरेटर को क्या नहीं करने देंगी, ये इस ऑपरेटर को जो है वो ओपन नहीं करेंगी। तो अब फर्ज करें कि ये जो जनरल, इनको असल में आप कहते हैं जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ठीक है, ये जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं, फर्ज कर लिया कि ये बने ही ना, इनमें से कोई भी ना बने, तो मायोडी अपना काम नहीं कर सकेगा। ये असल में पता है किस बात का जवाब है?
ये इस बात का जवाब है कि अगर मायोडी इतना ही ताकतवर है कि वो लिवर और फैट को मसल्स में कन्वर्ट कर सकता है तो करता क्यों नहीं है? फिर लिवर क्यों नहीं बनता? और फिर मसल क्यों नहीं वो अपना लिवर मसल में क्यों नहीं कन्वर्ट होता? और फिर फैट सेल मसल में क्यों नहीं कन्वर्ट होते? मायोडी अगर इतनी ही पावरफुल प्रोटीन है तो वो सिर्फ मसल क्यों बना सकती है? वो फैट को फैट क्यों रहने देती है? वो लिवर को लिवर सेल्स क्यों रहने देती है? उसकी वजह ये होती है कि जो लिवर सेल्स हैं वो उनके अंदर ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं जो मायोडी को क्या करेंगे, जो मायोडी का साथ देते हैं, लिवर सेल ये वाले लिवर या फैट सेल ये वाले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं बनाते। जब ये वाले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं बनाएंगे तो मायोडी जितनी मर्जी बनती रहे ये अपना काम नहीं कर सकेगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मायोडी है तो मास्टर प्रोटीन, बड़ा जबरदस्त काम कर रही है, लेकिन मास्टर भी अकेला काम नहीं कर सकता जब तक उसके साथ देने वाले ना हो। तो यही काम जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स करते हैं। अब गौर कीजिए, मायोडी प्रोटीन का काम हम देखते हैं। बेटा एक दफा मायोडी जब बन जाता है ना, तो मायोडी बन जाने के बाद क्या करता है, ये जाकर एक्टिवेट करता है एक और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फौरी तौर पर जाता है कहां पर? ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फौरी तौर पर जाकर मसल प्रोटीन्स बनाना शुरू करता है, सेल साइकिल ब्लॉकिंग प्रोटीन। अच्छा, इस सेंटेंस का कोई मुझे मतलब समझाएगा? सेल साइकिल ब्लॉकिंग प्रोटीन, सेल साइकिल ब्लॉकिंग प्रोटीन्स क्या होंगी? सॉरी, बुक खोलनी थी। ये बात मैंने आपको बताई हुई है पहले। मैंने आपको कहा था कि जो मसल सेल होते हैं वो ना G1 में होते हैं, ना S में होते हैं, ना G2 में होते हैं, ना M में होते हैं, बल्कि वो किस में होते हैं परमानेंटली? G0 में। तो मायोडी ने किया क्या है बेटा? मायोडी ने सिंपली एक और, एक्चुअली ये एक ऐसी प्रोटीन है जो कई तरह की प्रोटीन को कोड होने में हेल्प कर रही है, ठीक है? तो मायोडी गया एक जीन के पास, उसने जाकर एक और प्रोटीन बनाई। ये प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये जाके मसल प्रोटीन को भी एक्टिवेट कर रही है और ये जाकर जो है वो सेल डिवीजन को ब्लॉक भी कर रही है। यानी मायोडी के अब दो काम हमारे सामने आ रहे हैं बेटा। मायोडी के एक काम तो ये सामने आ रहा है कि इट makes the transcription of actin myosin faster. ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एक्टिन मायोसिन फास्टर, एक्टिन मायोसिन जो है उनकी ट्रांसक्रिप्शन फास्टर हो जाती है। यानी ये पॉजिटिव फीडबैक पे जो है, पॉजिटिव फीडबैक प्रिंसिपल पे काम करता है। बेटा पॉजिटिव फीडबैक प्रिंसिपल क्या है? याद है बैक्टीरिया का आपने क्या पढ़ा था? पॉजिटिव फीडबैक प्रिंसिपल। जी हरिओम। जी बेटा। जिसमें स्टिमुलस फेवर में रिस्पॉन्स होता है, मतलब और ज्यादा उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ये है कि एक प्रोटीन जब बन जाती है तो वो प्रोटीन अपने ही एक्शन को मजीद एनहांस करना शुरू कर देती है। यानी अगर एक मायोडी प्रोटीन बनी है तो ये मायोडी प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ ये काम नहीं करेगी कि वो आगे जाकर काम करे। ये देखिए एक एरो बच गया था, ये देखिए ये मायोडी प्रोटीन अपने ही एक्शन को मजीद एनहांस करने के काबिल हो रही है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मायोडी तीन काम कर रही है। एक तो ये कि it makes the transcription of actin myosin faster. नंबर 2 ये क्या काम कर रही है? नंबर 2, it makes its own synthesis faster. अपनी सिंथेसिस को मजीद एनहांस कर रही है। तो ये ऑब्वियसली क्या है? ये पॉजिटिव फीडबैक है। अपनी डेवलपमेंट हुई और अपनी ही डेवलपमेंट को मजीद एनहांस करना। और तीसरा काम ये क्या कर रही है? ये सेल को ब्लॉक कर रही है डिवाइड होने से। इनको देख लेते हैं एक दफा। ये देखिए नंबर 1 स्टेप पे वो क्या कह रहा है? डिटर्मिनेशन। सिग्नल्स फ्रॉम अदर सेल्स लीड टू एक्टिवेशन ऑफ मास्टर रेगुलेटरी जीन्स कॉल्ड मायोडी एंड द सेल्स मेक मायोडी प्रोटीन
a specific transcription factor that acts as an activator। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक दफा मायोडी बन गया तो उसके बाद अब उस सेल ने वापस नहीं जाना। मायोडी प्रोटीन stimulate the MyoD gene further and activates gene coding other muscle specific protein। यानी कि MyoD अल्टीमेटली क्या कर रहा है, अगर आप MyoD को निकाल देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी बाकी एक्टिन मायोसिन भी जनरेट नहीं होंगी, सिंथेसाइज नहीं होंगी। और अगर मायोडी, इसका मतलब है बेसिकली एक्टिन मायोसिन के डेवलपमेंट को कौन कंट्रोल करता है, मायोडी जीन इसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ से समझ क्या आती है बेटा, यहाँ से समझ ये आती है हमें कि ये जो सीक्वेंशियल रेगुलेशन है, सीक्वेंशियल रेगुलेशन यानी एक जीन ऑन हुआ, एक जीन के ऑन होने से दूसरे जीन ऑन हुए, दूसरे जीन के ऑन होने से तीसरे जीन या ऑन हो गए या ऑफ हो गए। फॉर एग्जांपल इसमें आपने क्या देखा, ये देखिए मायोडी बना, मायोडी ने सबसे पहले अपने आप को क्या किया, क्विक कर दिया। दूसरा उसने एक और प्रोटीन बना दी, ठीक है। तो ये सीक्वेंशियल रेगुलेशन हो गई ना, पहले इसको एक्टिवेट किया जाएगा साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स के जरिए। जब इसको एक्टिवेट किया गया तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये अगली प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। अगली प्रोटीन को एक्टिवेट करने के बाद यहां से क्या बनना शुरू हो जाएगा, एक्टिन मायोसिन बनना। फॉर एग्जांपल एक्टिन मायोसिन, इसका मतलब है एक्टिन के जीन क्या हो गए, ऑन हो गए, ठीक है। लेकिन यही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक और जीन के पास जाता है और उनको क्या कर देता है, ऑफ कर देता है। यानी कुछ जीन्स को मायोडी खुद ऑन होने के बाद कुछ जीन्स को ऑन कर रही है, कुछ को ऑफ कर रही है। ये फिनोमेना क्या कहलाएगा, रेगुलेशन। ये जितनी डेवलपमेंट हो रही है ये रेगुलेशन के जरिए हो रही है। तो अब आपको क्या समझ आया कि ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, इसमें किसी जगह पे किसी सेल का बनना, किसी पोर्शन में किसी एक पर्टिकुलर तरह के ऑर्गन्स का बनना, इसमें दो तीन तरह के फिनोमिना कार फरमा है। एक साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स हैं, दूसरा इंड्यूसर्स हैं, और तीसरा सीक्वेंशियल जीन रेगुलेशन है, जो असल में हमारे किसी भी सेल के कुछ जीन्स को ऑन करने की और कुछ जीन्स को ऑफ करने की सलाहियत रखती है। जी बेटा, सवाल। सर जी ये जो मायोडी है सर, ये ऑफ कर रहा है ना जीन्स को, सर ये फेट और कार्टिलेज सेल को ऑफ करेगा ताकि वो ना बने और मसल बन जाए। वो भी, हाँ जी, वो भी ऑफ करेगा, बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि आपने अभी देखा ना कि वो सेल डिवीजन को भी ऑफ करवा रहा है, तो वो उसके साथ साथ फैट और कार्टिलेज और लिवर सेल्स को भी ऑफ करेगा ताकि वो उसमें कन्वर्ट ना होने पाए, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं ये मायोडी भी बेबस है, क्योंकि इसको जो फैक्टर्स चाहिए अपनी जो मायोसिन एक्टिन बनाने के लिए, अगर वही नहीं डेवलप होते तो इसका मतलब ये होगा कि ये अपना काम नहीं कर सकेगा। अब आप देखिए ना मायोडी के हवाले से, कि मायोडी के हवाले से आपकी बुक में एक और बात भी लिखी हुई है कि मायोडी बेसिकली न्यूक्लियोसोम एसिटाइलेशन करता है। अब मैं ये पर्टिकुलर टर्म इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका आप मुझे बताइए, न्यूक्लियोसोम एसिटाइलेशन और न्यूक्लियोसोम मिथाइलेशन, इनमें क्या फर्क है? सर ये जहन में आ रहे हैं लेकिन ना वो मिक्स हो रहा है, एसिटाइलेशन में एक एक्टिव करता है, एक डीएक्टिवेट करता है, समथिंग है डीएनए। आई थिंक मिथाइल वो उसको रोकता है और एसिटाइल ऑन कर देता है। जी 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 जी, तीनों का आंसर सही है आपका। एसिटाइलेशन जो है वो उसको एक्टिवेट करने की बात है। तो बेसिकली मायोडी के बारे में ये भी समझा जाता है कि मायोडी शायद क्रोमैटिन जो है उसको ओपन भी करता है, ठीक है। जहां जहां पर मायोसिन एक्टिन के जीन हैं उनके क्रोमैटिन को एसिटाइलेशन का काम भी मायोडी करता है, और वहां से फिर एक्टिन। और ऑब्वियसली कुछ सेल्स के लिए ये जब नहीं बनेगा, मायोडी नहीं बनेगा, इसका मतलब है एक्टिन मायोसिन के जीन्स की मिथाइलेशन पहले ही हुई है, एसिटाइलेशन करने वाला कोई नहीं होगा। इसका मतलब है लिवर में अगर आपने एक्टिन मायोसिन जीन्स ऑफ रखने हैं तो आप मायोडी ना बनने दें। अगर मायोडी नहीं बनेगी तो वो जो एसिटाइलेशन है न्यूक्लियोसोम की वो भी नहीं होगी, वो नहीं ओपन होगा और मायोसिन एक्टिन नहीं बन सकेंगे। सर ये सेल साइकिल को क्यों ब्लॉक कर रहा है? अगर ये प्रोमोट कर एक्टिन और मायोसिन को और मसल्स के बनने का ये प्रोसेस कर रहा है, तो ये ब्लॉक क्यों? अगर पूरा बन जाए इसलिए ब्लॉक कर रहा है। जी, एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि जो मसल सेल है वो साइलिंड्रिकल शेप में होता है।
मसल सेल जब मेच्योर हो जाता है उसके बाद वो माइटोसिस नहीं करता, वो साइलेंड्रिकल शेप में। माइटोसिस करने के लिए जो पर्टिकुलर सेल शेप चाहिए वो भी बड़ी ही पर्टिकुलर, बड़ी प्रॉपर शेप चाहिए। ठीक है, आपको पता ही है साइटोकाइनेसिस किस तरह होती है। तो वो एक तरह से उसको परमानेंटली जी नॉट में ले जाता है कि इस दौरान कोई सिग्नल नहीं आएगा। ठीक है, और इसके बाद भी अब ये सेल अब जब बन गया, देन ऑफ देयर वुड बी नो डिवीजन। जी बेटा।